दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको शुरू करने से पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र समझ लें। वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग यह कहते हैं कि अगर यह कोई आवेश Q है तो यह दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। तो जहां तक यह किसी आवेश को आकर्षित या विकर्षित कर सकता है वह क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश हम लोग देख नहीं सकते हैं, यह हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। वैसे क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक वह क्षेत्र जो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है और द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र जो आवेश के कारण उत्पन्न होता है इसको वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा क्षेत्र जो चुंबक के कारण उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तीनों की परिभाषा लगभग समान है। गुरुत्वीय क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि किसी द्रव्यमान या पिंड के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक इसके गुरुत्वीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो गुरुत्वीय प्रभाव किसी पिंड का यह होगा कि यह दूसरे पिंड को आकर्षित करेगा या उससे आकर्षित होगा। उसी तरह से हम लोग यह कहते हैं कि किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र जहां तक इसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। और विद्युतीय प्रभाव यह है कि यह आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या विकर्षित करेगा या दूसरे आवेश से आकर्षित या विकर्षित होगा। उसी तरह से किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहां देख सकते हो कि तीनों क्षेत्रों में सिमिलरिटी है, समानता है। चुंबक को हम लोग देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो। यह एक चुंबक है जो प्रायः स्पीकरों में यूज होता है, देख सकते हो। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, बोल्ट है, नट बोल्ट वाला। अब इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, देखो, और इस चुंबक को यहाँ रख रहे हैं। ध्यान से देखो, यह चुंबक है, यह बोल्ट है, इन दोनों में कोई आकर्षण नहीं है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे इसकी तरफ ला रहे हैं, देखो, धीरे धीरे इसकी तरफ ला रहे हैं, धीरे धीरे इसकी तरफ ला रहे हैं। देखो, एक ऐसी दूरी शुरू होगी जहां से यह आकर्षित हो जाएगा। देखो, यह ऐसी दूरी शुरू होगी जहां से यह आकर्षित हो जाएगा। इसको हम लोग कहीं भी रखें, किसी भी तरह से एक ऐसी दूरी मिलेगी जहां से यह आकर्षित हो जाएगा। तो इस चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक यह चुंबक इसको आकर्षित कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र जहां तक आवेश के विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यह चारों तरफ से बराबर होगा और क्षेत्र के बाहर अगर कोई आवेश है तो उसे अनंत पर माना जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग परिभाषित करें। किसी आवेश के परितः मतलब चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक इसके यानी आवेश के जहां तक इसके विद्युतीय प्रभाव का
अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है आवेश का वैद्युत क्षेत्र, आवेश का वैद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। आवेश का वैद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र है जहां तक इसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, और विद्युतीय प्रभाव यह है कि यह आवेश किसी दूसरे आवेश के द्वारा या तो आकर्षित होगा या विकर्षित होगा, या यह आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या विकर्षित करेगा। और वैद्युत क्षेत्र की दो विशेषताएं हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र समरूप होता है, और वैद्युत क्षेत्र के बाहर अगर किसी आवेश को रखा जाए तो उसे अनंत पर माना जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि यह Q एक आवेश है, इसके चारों ओर यह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकेगा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बोर्ड पर हम लोग इसको वृत्ताकार बना रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में गोलाकार होगा। अब इसके बाहर अगर कोई आवेश है तो इसको हम लोग अनंत पर मानेंगे। यह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है इसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। यह आवेश Q जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है इसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। यह दूसरा आवेश Q0 जो वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है इसको परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहा जाता है। परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो यह वैद्युत क्षेत्र हुआ। एक बार फिर से समझ लें कि किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र जहां तक इसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। यह आवेश Q जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है सोर्स चार्ज कहलाता है, और दूसरा आवेश Q0 जो यह टेस्ट करता है कि वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग या कितना कमजोर है उसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दो विशेषताएं, वैद्युत क्षेत्र समरूप होती है और वैद्युत क्षेत्र से बाहर अगर कोई आवेश है तो उसे अनंत पर माना जाता है। अब इसके बाद में हम लोगों ने यह कहा कि टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश यह चेक करता है कि वैद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह हम लोगों का अगला हेडिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यह दूसरी परिभाषा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली परिभाषा में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र देखा और इसमें यह कहा कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र है जहां तक इसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ठीक से देखो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं बुआ। यह जो परिभाषा है यह सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख दे रहे हैं। इसको ठीक से समझो कि किसी आवेश Q के कारण, किसी आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिर्फ वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है और इसे वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कहा जाता है। इसका तीन नाम हुआ, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता। तो एक बार फिर से इसको देखें कि किसी आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र वह बल है जिसे कोई इकाई धन आवेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है।
आवेश Q जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है सोर्स चार्ज कहलाता है। अन्य आवेश Q0 जो वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है टेस्ट चार्ज कहलाता है। टेस्ट चार्ज को परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। टेस्ट चार्ज का हिंदी परीक्षण आवेश है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कहा जाता है और यह इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत E है। तो एक बार फिर से समझ लें कि किसी आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र वह बल है जिसे कोई इकाई धनावेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है। आवेश Q जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसको सोर्स चार्ज कहा जाएगा और दूसरा आवेश जो वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करेगा टेस्ट चार्ज कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कहा जाता है और यह इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान यह देना है कि इकाई आवेश माने एक कूलम्ब आवेश। दो आवेश हम लोग यहाँ यूज करते हैं, एक बिंदु आवेश और दूसरा इकाई आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल E इसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का संकेत E है और यह इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ और यह इकाई आवेश के लिए हुआ। यह इकाई आवेश के लिए यह सूत्र है। जैसा कि मैंने बताया इकाई आवेश मतलब एक कूलम्ब आवेश के लिए यह वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। अब इसका एसआई मात्रक तो जैसा कि जानते हो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका एक और मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसका विमीय सूत्र निकालें। विमीय सूत्र तो बल का विमीय सूत्र mL/T⁻²। आवेश का विमीय सूत्र याद है? आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। AT ए से एम्पियर आवेश का है, विद्युत धारा का A और समय के लिए T। तो यह mL/T⁻³ A⁻⁻1 यह विमीय सूत्र हुआ वैद्युत क्षेत्र का। विमीय सूत्र और मात्रक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में प्रायः इनका यूज होता है और न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, इसलिए इसको जरूर याद करना। और तीसरे में कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो हम लोगों ने यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, मात्रक, विमीय सूत्र और प्रकृति सदिश। अब वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग बिंदु आवेश के लिए निकालेंगे। ध्यान दो कि हम लोगों ने यह कहा था कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी उनके परिमाण की तुलना में बहुत अधिक हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। यह जो सूत्र हुआ इकाई आवेश के लिए है
और इसके बाद हम लोग बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। हालांकि वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए हो या इकाई आवेश के लिए हो, उसका मात्रक और विमीय सूत्र और प्रकृति वही रहेगा। तो इसके अगले भाग में वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए, तो यह हम लोगों का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि दी का स्थान में कोई बिंदु O है। दी का स्थान शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी के बुक में होता है और भी जगह पर है। दी का स्थान, इसको अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं या खाली स्थान। तो दी का स्थान में कोई बिंदु O है जहां पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर एक आवेश है Q0, जैसा कि हम लोगों ने लिखा भी है। यह सोर्स चार्ज होगा और यह टेस्ट चार्ज होगा। दोनों के बीच की दूरी r है और इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल F है। तो जैसा कि कूलम्ब का नियम हम लोगों ने पढ़ा, Q और Q0 के बीच लगने वाले बल का मान F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। सोर्स चार्ज Q और टेस्ट चार्ज Q0 जिनके बीच की दूरी R है, इनके बीच लगने वाले बल का मान है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इस Q0 को इसके नीचे लाते हैं, या F अपॉन Q0, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक इसके पहले जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं वैद्युत क्षेत्र का, उसमें सूत्र निकाले थे। ध्यान दो, F अपॉन Q0 वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन R स्क्वायर। और यह बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। यह बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का वैल्यू जैसा कि जानते हो 9 इंटू 10⁻9 होगा। Q आवेश है, बिंदु आवेश, R दूरी है। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने में करते हैं और न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। इसके अगले पॉइंट के रूप में वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, एक से अधिक आवेश हो तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको निकाल लिया। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के चौथे हेडिंग में सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज है। वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र, जैसा कि चित्र में देख सकते हो। मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है और यह तीन आवेश हैं Q1, Q2, Q3। इनके कारण P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो जैसे निकालेंगे, जो इसके लिए रूल लागू करेंगे, उसी को सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। बहुत सिंपल वे है। पहले हम लोग Q1 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर Q2 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर Q3 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सब को जोड़ेंगे। लेकिन वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है, इसलिए हम लोग इस तीनों वैद्युत क्षेत्रों को सदिश योग के तरह जोड़ेंगे। अब इसमें अगर इस निकाय में 3 से ज्यादा आवेश हो तब भी यही रूल होगा। रूल क्या है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर नेट यानी कि टोटल वैद्युत क्षेत्र
उन सभी वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है जो उस बिंदु पर अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यह माना कि यह बिंदु P है, तीन आवेश हैं Q1, Q2, Q3। Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1P है। R1P का मतलब हुआ वेक्टर R स्थिति सदिश हुआ किसका? तो पहले आवेश का। कहां से? तो P बिंदु से। ठीक उसी प्रकार से वेक्टर R स्थिति सदिश हुआ किसका? तो दूसरे आवेश का। कहां से? तो P बिंदु से। और इसी प्रकार वेक्टर R तीसरे आवेश का स्थिति सदिश P बिंदु से। तो अब हम लोग यह करेंगे कि इन तीनों आवेशों के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और उनको सदिश के रूप में जोड़ देंगे। तो पहले आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अगर वेक्टर E1 हो, तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यह होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P इसका स्क्वायर और सदिश बनाने के लिए R1P। इसी तरह से दूसरे आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P तथा तीसरे आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर E3 1/4πε0 Q3 R3P स्क्वायर इंटू R3P। 4 होता तो 4 निकालते, 5 होता तो 5 निकालते। तो अब P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र अगर निकालें, P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र निकालें और इसे वेक्टर E मान लें, तो यह बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। और यहां देख सकते हो अगर हम लोग तीनों को जोड़ते हैं तो 1/4πε0 कॉमन आएगा और यह Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P और Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P। यह वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण है या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र है। अगर n आवेश हो तो इस समीकरण को हम लोग n तक ले जाएंगे। अगर n आवेश हो तो इस समीकरण को हम लोग n तक ले जाएंगे। तो n आवेशों के निकाय के लिए n आवेशों के निकाय के लिए अगर नेट वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है तो यह बराबर होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P प्लस Q2 R2P स्क्वायर R2P प्लस Q3 R3P स्क्वायर R3P
और इसी तरह से Qn R n p स्क्वायर R कैप n p। बच्चों यहाँ R कैप 1p, R कैप 2p और R कैप 3p या R कैप np सभी इकाई सदिश हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इकाई सदिश और अदिश का गुणनफल हमेशा सदिश होता है। तो यह वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक 3 समाप्त हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। आशा है यह वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, इसलिए इसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगले वीडियो के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। थैंक यू।